हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिस्ट्री 0 and 1। दिस इज़ दीक्षा। सो आज हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री पे। वर्ल्ड हिस्ट्री को मेरा ये एम रहेगा कि मैं जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दूं, क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मेन सेंट्रिक। दूसरा, अभी जो वनडे एग्ज़ाम और यूपीएससी का लेवल है उसमें उसको देखते हुए आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। तीसरा, अगर आपको हिस्ट्री में कंसेप्ट बिल्डिंग करना है तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज़ आपको हिस्ट्री रटनी पड़ जाएगी और एग्ज़ाम में जाके आप उसको सरवाइव नहीं कर पाएंगे उस एग्ज़ाम को। ठीक है, अब डिले नहीं करते हुए मैं टॉपिक पे आ रही हूँ। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वर्ल्ड हिस्ट्री में वो है इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है ना, हम एक कॉन्सेप्ट उठाएंगे रेनेसांस, उसको पकड़ते हुए हम इटली घूमेंगे, इटली के बाद फिर हम पूरे यूरोप में जाएंगे, फिर उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ कंपैरिजन करेंगे। ये हमारा एम होगा कि अगर हम वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसको इंडिया के साथ रिलेट कर दें, सो दैट हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का भी थोड़ा थोड़ा पार्ट होता रहे। और मॉडर्न हिस्ट्री की एक अलग लेक्चर सीरीज़ बनेगी एनसीईआरटी पे बेस्ड। खैर वो तो बात की बात है, अभी हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं। इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड जो कि हमारा चैप्टर 1 है। इसके सोर्सेज बेसिक टेक्स्ट बुक, इंटरनेट और कुछ रेफरेंस बुक्स से लिए गए हैं, तो आप वो सब ना ध्यान रखते हुए आप यहाँ पे फोकस करिए। पहला जो टॉपिक हमारा आएगा वो है द रेनेसांस। दूसरा हमारा टॉपिक है रिफॉर्मेशन। तीसरा हमारा टॉपिक है द एज ऑफ डिस्कवरी। और लास्ट में PYQ एंड मेंस के क्वेश्चंस हम साथ साथ अटेम्प्ट करेंगे, बिकॉज अगर आपने टॉपिक पढ़ लिया और क्वेश्चंस नहीं लगाए तो वो आपका टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो रेनेसांस से स्टार्ट करते हैं। रेनेसांस हमें आम बोलचाल की भाषा का शब्द नहीं लग रहा है। दिस इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ आवर डे टू डे वोकैबुलरी, राइट। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये टर्म इंडिया में नहीं कॉइन हुआ था। ये टर्म आया है हमारा कहाँ से? इटली से। इटली के एक छोटे से टाउन से, टस्कनी, दैट इज़ नियर फ्लोरेंस, राइट। अगर हम इटली का रफली मैप ड्रॉ करें तो कहीं इधर कहीं पे जाके छोटा सा प्लेस है, छोटा सा टाउन, जैसे आपका होम टाउन होगा, वहाँ से ये टर्म कॉइन हुआ अराउंड 14th सेंचुरी के अराउंड। और यहाँ से ये स्प्रेड होते होते पूरे यूरोप में गया। यूरोप के बाद भी इसने फर्दर डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल किया। सिर्फ एक आइडिया जो ट्रैवल कर रहा है, राइट। और ये फिर आया हमारे पास इंडिया में आते आते इसको हो गया 19 से लेके स्पेशली 20th सेंचुरी। अब इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए मैंने आपको ये बता दिया कि इंडिया में आते आते 90th और 20th सेंचुरी के अराउंड ही आया। अब अगर हम ये देखें कि रेनेसांस का ओरिजिन तो हमने पढ़ लिया, राइट। अब ये स्प्रेड कैसे हुआ? उस टाइम पे स्टूडेंट्स, ना फ़ोन होते थे ना इंटरनेट होता था, राइट। तो कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करेगी, इटली से यूरोप कैसे जाएगी? तो उस टाइम पे अगर आपको हिस्ट्री आपने थोड़ी पढ़ी हो तो आपको पता होगा 1400 के आसपास प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। एक जर्मन पर्सन थे, राइट। उनका नाम था जोहानस या जोहान्स, वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन प्रोनाउंस इट, जोहान्स गुटेनबर्ग, 1440 में इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया। अब जब प्रिंटिंग प्रेस आ गया ना,
तब सारे आइडियाज़ को एक प्लेटफॉर्म मिल गया। अब क्या है, कोई भी एक पर्सन, सपोज एक पर्सन है, पर्सन 1 इनको मैंने बोल दिया, अब इनको एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया आया। अब इनको अगर स्प्रेड करना है लोगों में, लोगों किसको अपनी बात बतानी है, तो ये क्या करेंगे, एक पब्लिशर के पास जाएंगे, न्यूज़पेपर के वाले के पास जाएंगे, या पैम्पलेट पब्लिश कराएंगे। सपोज़ उन्होंने ये दे दिया, अब यहाँ से ये कहीं भी पीस ऑफ पेपर कहीं भी जा सकता है। तो इसके थ्रू स्लोली विद द हेल्प ऑफ प्रिंटिंग प्रेस ये आइडिया पूरे यूरोप से लेके पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो गया। ठीक है, किसने प्रिंटिंग प्रेस डिस्कवर किया था? जोहान्स ग्यूटेनबर्ग। खैर यूपीएससी में ये क्वेश्चन तो आपसे नहीं पूछेगा कि हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, बट वन डे एग्जाम में स्टिल यू नेवर नो, दे कैन आस्क यू द एज फैक्चुअल क्वेश्चन, राइट। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। अब हिस्ट्री में स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन नहीं होती, या हिस्ट्री कह लीजिए ह्यूमैनिटीज़ में एक कॉन्सेप्ट के मल्टीपल स्कूल्स होते हैं, मल्टीपल डेफिनेशन होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है यहाँ पे भी। मैं बार बार रेनेसांस, फिर आई वॉन्ट टू रिपीट इट फर्दर, दैट आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू बी फेमिलियर विद द टर्म। सो एक स्कूल था जिसने बोला कि रेनेसांस तो कुछ भी नहीं है, ये एक टाइम पीरियड है। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट ने बोला कि ये कल्चरल अवेकनिंग है। अवेकनिंग का मतलब क्या हुआ? नींद से हम जग गए। तीसरे स्कूल ने, और नींद से कहाँ से जगे? हम कहाँ सो रहे थे? हम सो रहे थे मिडिल एज में। स्टूडेंट की बात यहाँ पे इटली की हो रही है, राइट? इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा, हम अभी इटली में ही हैं मेंटली। कल्चरल अवेकनिंग हुई कहाँ से? कहाँ पे सो रहे थे हम? मिडिल एज में सो रहे थे। नींद में मतलब कौन सी नींद थी हमारे ऊपर? सुपरस्टिशंस। हम सुपरस्टिशियस हो गए थे, हमारे पास ह्यूमैनिटी जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था, राइट? ह्यूमैनिटी का कोई कंसेप्ट नहीं था। हमने टोटल अपना जीवन, अपना लाइफ, अपनी डेस्टिनी गॉड की विल पे दे रखा था। ठीक है, ये था हमारा मिडिल एज का डिस्क्रिप्शन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ठीक है, अब देखिए किसने कहा रेनेसांस एक टाइम पीरियड है, कहाँ से कहाँ तक का? 1300 से 1600 तक का। दूसरे स्कूल ऑफ थॉट्स ने बोला, स्कूल ऑफ स्कॉलर्स ने, कि ये कल्चरल अवेकनिंग है। कहाँ से? मिडिल एज में। अब तीसरे स्कूल ने बोला कि नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ मिडिल एज ओनली, बट इन हाईलाइटेड फॉर्म, राइट? ये तो स्टूडेंट्स हो गई हमारी बेसिक डेफिनेशन। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। ऐसे कई स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, मैंने बस आपको 3 बताए हैं। अब पहले वाली डेफिनेशन में तो इतना कोई ख़ास इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी जो डेफिनेशन है कल्चरल अवेकनिंग की, ये इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, यू हैव टू मग इट अप, अदरवाइज़ आपके नंबर एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। आप लिख के आएंगे कुछ और एग्ज़ामिनर आपको 0 देगा। तो आपको जो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो आपको लिखने पड़ेंगे अपने आंसर शीट में। सी, कल्चरल अवेकनिंग का मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिपार्चर पॉइंट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। इट इज़ considered as a departure point. Repeat with me. It is considered as a departure point for the modern world. ठीक है, it is considered as a departure. अब कहाँ से departure? See, अगर मिडिल एज कोई
जगह है और मॉडर्न वर्ल्ड कोई प्लेस है। तो अगर हम यहाँ से यहाँ आना चाहते हैं, राइट, तो रेनेसांस उसकी फर्स्ट स्टेप है, उसके लिए पहली सीढ़ी है। फर्स्ट लैडर क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रेनेसांस। ठीक है, तो डिपार्चर पॉइंट, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ डिपार्चर पॉइंट फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड। ये आपको अपने आंसर में मेंशन करना है, कल्चर अवेकनिंग डिपार्चर पॉइंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। अब सेकेंड स्कूल के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन हो गई। अगर हम थर्ड स्कूल की बात करें तो प्रॉपर डेफिनेशन ये होगी, इन इटालियन रेनेसांस was not the punctuated end of the middle ages and the beginning of the modern world। सी यहाँ ये क्लियरली बोल रहे हैं कि नहीं, ये कोई मिडिल एज का एंड नहीं है, मिडिल एज का नॉट पंक्चुएटेड एंड। मतलब पंक्चुएटेड मतलब हमने कहीं डिफाइन नहीं किया है कि ये यहाँ पे इसकी स्ट्राइकिंग बाउंड्री, राइट, वी आर नॉट डिफाइनिंग द बाउंड्रीज। तो ये आपका हो गया नॉट द पंक्चुएटेड एंड ऑफ द मिडल एजेस। तो ये हो गई आपकी रेनेसांस की डेफिनेशन 3 स्कूल के अकॉर्डिंग। ये इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आई होप आपको ये टाइम के साथ याद हो जाएगी। अभी मे भी थोड़ा सा टिपिकल और बोरिंग लग रहा हो, बट स्टूडेंट अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो यू हैव टू गेट थ्रू द बोरिंग लेक्चर्स एज वेल। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा आपका डेफिनेशन पढ़ लिया, ओरिजिन ट्रेस कर लिया, आपका स्प्रेड कैसे हुआ वो बता दिया। अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे इंडिया के साथ इसका रिलेशन कहाँ से आया, या एक पॉइंट और डीप में पढ़ लेते हैं। सी एक बुक आई थी, सेकेंड मैं आपको एग्जैक्ट बता दूँ, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसांस इन इटली। ये बुक आई थी हमारी 1860 में। ये स्टूडेंट्स जो टर्म कॉइन हुआ ना रेनेसांस वाला, ये हमारा कॉइन हुआ था 1860 में बाय अ स्विस स्कॉलर जेकब, राइट। उन्होंने अपनी किताब में ये हमें एक्सप्लेन किया कि रेनेसांस जैसा कोई टर्म होता है, और इटली में ऐसा कुछ हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका था वो 14-15 सेंचुरी के अराउंड, बट उसकी बात और उसका डिस्क्रिप्शन और ये स्पेसिफिकली ये टर्म जो कॉइन हुआ वो हुआ 1860 में जेकब के द्वारा। अब इन्होंने अपने बुक में इस पूरे इफ़ एंड बट्स पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, राइट। अब हम पढ़ते हैं इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट गाइज, आई एम होपिंग you must be familiar with it. Why? Because you have already studied it in class 10th NCERT, history NCERT, class 12th NCERT, old NCERT, modern। इसमें एक टर्म आता है बंगाल रेनेसांस का। अब बंगाल रेनेसांस क्या है? सी हमने देखा होगा कि फ्रीडम की जो जर्नी है ना, उसमें कई सारे टूल्स, कई सारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, कई सारे अलग अलग चीज़ों का यूज़ हुआ। अब पहले हम क्या करते हैं, एक नई शीट लेके इंडिया का मैप बना लेते हैं, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। Sorry student, map is not very accurate, but let's just focus on the explaining part. See, this is the undivided Bengal, the mighty Bengal। अगर आप जानते हो या शायद आपने नहीं पढ़ा हो, बंगाल इंडिया का मोस्ट प्रॉस्पेरस पार्ट था। यहाँ पे काफ़ी एफिलेंट लोग थे अपने टाइम के, बड़े बड़े
ज़मींदार थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार तो खैर क्यों गया, बड़े बड़े आर्टिस्ट हुए यहाँ से। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो कल्चरल हेरिटेज है वो काफ़ी रिच है। फाइनेंशियली भी ये लोग बाकी पार्ट से अच्छा कर रहे थे उस टाइम पे। इनके अगर हम बंगाल फेमाइन की बात तो खैर वो बाद में ही डिस्कस होगी, बट इन जनरल यहाँ के लोग कल्चरल आइडेंटिटी में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करते थे। तो ये अपने बच्चों को बाहर भेजते थे पढ़ने के लिए। ठीक है, अब ये बच्चा पढ़ने गया, कहीं भी जा सकता है, यूरोप जा सकता है, मोस्टली लोग यूरोप ही जाते थे उस टाइम पे, राइट। अब वहाँ से ये क्या करता था, वहाँ से ये आइडियाज़ का एक्सचेंज करते थे ये लोग। तो यहाँ पे बड़े बड़े स्कॉलर्स, पेंटर्स, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र, अबेंद्रनाथ टैगोर, ये सब हुए। तो इन्होंने क्या किया ना, एक रोड मैप बनाया हमारे फ्रीडम का, एक रोड मैप बनाया हमारे फ्रीडम का, रोड मैप ऑफ फ्रीडम। तो उसमें इन्होंने क्या किया, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप करी। अब स्टूडेंट्स, इतना बड़ा देश है, इतने तरह तरह के लोग हैं, उस टाइम पे पूरे मासेस को अपील करने के लिए ना एकजुट होना बहुत ज़रूरी था। तो उसमें क्या हुआ, हमने कई तरह के चीज़ें यूज़ की, कई तरह का पेंटिंग्स के थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू हमने वो कलेक्टिव आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो और बंगाल में जो ऑलरेडी जो स्टिग्मास चल रहे थे उसको भी दूर किया। तो वहीं से ये टर्म आया है हमारा बंगाल रेनेसांस। इसको मैं डीप में बताऊंगी, अभी के लिए बस आप ये टर्म नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज बंगाल की लेगेसी काफ़ी रिच है। तो और ये बंगाल, ये अनडिवाइडेड बंगाल है, ये अभी का नहीं है, दी अनडिवाइडेड बंगाल। ठीक है, ओके। इसका एक सेपरेट लेक्चर आएगा, बट अभी के लिए जस्ट नोट दिस डाउन। नाउ वी आर रीचिंग द एंड ऑफ आवर लेक्चर। सो अभी मैं आपको इस लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दूंगी, मेन्स पॉइंटर। सॉरी, ये एक सेकेंड वेट करिए। ठीक है, मेन्स पॉइंटर स्टूडेंट्स, ये आपका ज़रूरी नहीं है कि मेंस में यूज़ हो। इस पे आप MCQ भी बना सकते हैं, इसको आप अपने एसेज में भी यूज़ कर सकते हैं, और एथिक्स के पेपर में भी इसका यूज़ हो जाएगा। तो रेनेसांस टर्म आते ही ना आपके दिमाग में एक टर्म तुरंत फिक्स हो जाना चाहिए, कल्चरल रीबर्थ का। ठीक है, अब कल्चरल रीबर्थ क्या होता है, अब ये इसको डिटेल में समझेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सी, हम खड़े हैं यहाँ पे एंशिएंट टाइम पे, एंशिएंट इटली की बात हो रही है, राइट। पूरा लेक्चर इज़ बेस्ड अराउंड इटली, सो डोंट लूज योर फोकस। एंशिएंट इटली है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा मिडिल एज का, और तीसरा पार्ट जो है हमारा, हम खड़े हैं रेनेसांस और मॉडर्न एज का। अब अगर हम सिर्फ इटली की ही बात ना करें, तो जो ग्रीक्स का हिस्ट्री था ना एंशिएंट टाइम पे, ग्रीक का डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड में था। जितनी भी स्कूल्स ऑफ आइडियाज़ हुए, जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, उसमें ग्रीक्स और रोमन्स का मेजर रोल था। ठीक है, अब मिडिल एज तक आते आते वो डोमिनेंस ब्रेक हो गई, इनकी डोमिनेंस ब्रेक हो गई। अब देखिए, मिडिल एज चल रहा है आपका, जो हमारा मिडवल पीरियड है ना, वो इसको मिडिल एज होता है इनका, 5 to अराउंड रफली अराउंड 14-15 मान के चलते हैं। ठीक है, 14 मान देते हैं, राइट। अब यहाँ पे जो स्कॉलर्स, पेंटर्स हुए, जैसे कि लियोनार्डो दा विंची और आपके रफेल, माइकल एंजेलो करके एक थे। इंग्लैंड के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम जाएं तो विलियम शेक्सपियर,
इन सब ने क्या डिसाइड किया कि जो मिडिल एज के जो बर्डन है ना उसको हम लूज़ करते हैं, और हमको जो हमारी एंशियंट ग्लोरी थी वी हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ, राइट। एंशियंट ग्लोरी वी हैव टू गेट इट बैक एनी हाउ। अब वो कैसे करेंगे? वो करेंगे, हमें चाहिए एक लार्जर द लाइफ कैरेक्टर, लार्जर द लाइफ हीरो टाइप ऑफ पर्सन। जैसे अगर हम विलियम शेक्सपियर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपने जूलियस सीजर पढ़ी होगी। जूलियस सीजर का रोल था वो काइंड ऑफ, अगर आप साउथ की मूवीज़ देखें या शाहरुख खान की मूवीज़, तो वैसा ही कुछ रोल था। वो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग था, वॉर्स पे जाता था, हमेशा जीतता था। उसको हराने के लिए लोगों को लिटरली चीज़ें प्लान करनी पड़ी, उनको ऐसी वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ी जो कि ऑनरेबल नहीं थी। तो वैसे ही एक कैरेक्टर, वैसे ही वैल्यूज़ डेवलप की आपके जितने भी आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, एजुकेशनिस्ट थे, ठीक है। अब लार्जर द लाइफ कैरेक्टर देके इन्होंने आगे इसको बढ़ाया, और ये लार्जर द लाइफ कैरेक्टर की क्वालिटीज़ हमें कहाँ से मिली? ये हमें मिली एंशियंट ग्रीक से। तो एक तरह से ये क्या हुआ? कल्चरल रीबर्थ। अच्छा, अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे दयानंद सरस्वती का आपने पढ़ा होगा, गोइंग बैक टू वेदास। दूसरा भी आप मोदी जी का भी स्पीच में सुनते होंगे कि पुराना भारत, या आरएसएस या इवन लेफ्टिस्ट बोलते हैं कि एकजुट होना चाहिए। तो जितने भी अलग अलग पॉलिटिकल स्कूल हैं सब में एक टर्म कॉमन है, अखंड भारत का, राइट। लेफ्टिस्ट का नहीं, बट उनके अलावा सबका एंशियंट रीबर्थ। तो वही सेम कॉन्सेप्ट ये आपके जितने भी स्कॉलर्स थे वो उठा के मॉडर्न एज में ले आना चाहते थे। तो वो हो गया आपका कल्चरल रीबर्थ। वाई रीबर्थ? बिकॉज ये ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी थी, डेड हो चुकी हैं, अब ये फिर से इसको बैक टू लाइफ ले आ रहे हैं। सी स्टूडेंट्स, रेनेसांस का जो लिटरल मीनिंग होता है ना वो भी रीबर्थ ही होता है। तो वहाँ से आप ये याद कर सकते हो कि ये कल्चरल रीबर्थ होता है। अब सेकेंड मेन्स पॉइंटर पे आ जाते हैं, रीडिस्कवरी। इससे पढ़ते फॉर्मुलेशन ऑफ अ modern understanding of humanity, formulation of a modern understanding of humanity, ठीक है। अब रेनेसांस के साथ साथ कल्चरल रीबर्थ के साथ एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ह्यूमैनिटी। मिडिल एज में क्या था? ह्यूमन पूरा सुपरस्टिशन में डूब गया था, राइट। टोटली गॉड के विल पे डिपेंडेंट था वो। अब क्या है? अगर अब हम देखें तो उसने क्या किया? ह्यूमैनिटी या ह्यूमन लाइक वैल्यूज़। अब ह्यूमन लाइक वैल्यूज़ है, जो भी आप अपने से अंदाज़ा लगा लीजिए, ह्यूमन लाइक वैल्यूज़, उनको इसने क्या किया? पेडेस्टल पे रख दिया। सी पूरा स्टेज जो है ना, पूरा जो आपका स्टोरी का प्लॉट हुआ, आर्ट का प्लॉट हुआ, जो उसका मेन जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन था वो किसको लिया? वो लिया हमने ह्यूमैनिटी को। उसी के आसपास हमने सोल्जर्स की कहानी लिखना स्टार्ट किया, ह्यूमंस जो वॉर पे जा रहे हैं उसको हमने फिर से स्टार्ट किया। तो फॉर्मुलेशन ऑफ अ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, हमको चाहिए मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग, और किस पे? ह्यूमैनिटी पे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक टर्म आता है थियो का, थियो। ये मैं आपको इंस्टा पे, मैंने इस पर भी एक स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप चाहो तो वहाँ से इसको अपना आंसर राइटिंग कंप्लीट कर सकते हो। थियो मीन्स लिटरल मीनिंग तो नहीं देखेंगे, गॉड से रिलेटेड, गॉड रिलेटेड, राइट। और दूसरा एक आपने पढ़ा होगा उस टाइम पे कि अर्थ इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स,
पहले हमें जब हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो हम ये मान के चलते थे कि अर्थ जो है ना वो सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। इसको हम कहते थे जियोसेंट्रिक। बट अभी क्या है ना, साइंटिस्ट आए, स्कॉलर्स आए, उन्होंने बेसिकली यहाँ साइंटिस्ट नहीं यूज़ करेंगे, स्कॉलर्स यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि आपका अर्थ सेंटर ऑफ द यूनिवर्स नहीं है, वो सन है। तो उस कॉन्सेप्ट से, और इवन जिस स्कॉलर ने ये बताया उनको सोसाइटी से निकाल भी दिया था। आई होप आप उनका नाम जानते हैं, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। तो उन्होंने ये आगे प्रूव किया। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से ह्यूमन अपनी बात रखना सीख रहे हैं, ह्यूमन डिस्कवरी कर रहे हैं, इन्वेंशन कर रहे हैं, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है थैंक्स टू प्रिंटिंग प्रेस, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। ठीक है, तो ये आपका हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ अ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन लाइक वैल्यू पे हमारी सोसाइटी चलने लगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ह्यूमन ना, अगर आप इसका एक कॉन्सेप्ट पकड़ो तो वो ये है, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन लिविंग। स्टूडेंट्स, आपको इसके प्रिंटेड लेक्चर मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, तो अगर हैंड राइटिंग में थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है तो प्लीज़ बेयर विथ मी। प्रिंटेड लेक्चर आपको टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाएंगे, सेम नेम से है मेरा इंस्टाग्राम। दो, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन लिविंग इन अ गोल्डन एज। अच्छा, अभी तक क्या हो रहा था मिडिल एज में, अगर कोई भी कुछ नया बता रहा है तो उसको डाल दे रहे थे जेल में सीधा। मोनार्की थी, किंग्स का रूल था। अब क्या हो रहा है, स्कॉलर्स नाउ, ओल्ड एज में ये हो रहा था कि भैया कुछ नया बता रहे हो तो जेल जाओ। अब क्या हो रहा है, लोग फ्री आइडियाज़ का एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, आइडियाज़ का एक्सचेंज हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया ना, स्कॉलर्स दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। दे वर लाइक वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग ईच अदर बिकॉज वी आर लिविंग साइमल्टेनियसली इन सच अ गोल्डन एज और गोल्डन पीरियड, राइट। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से बना। ये हो गए हमारे मेंस पॉइंटर। क्या, बार बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए। कल्चरल रीबर्थ, फॉर्मुलेशन ऑफ अ मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और ह्यूमैनिटी। थर्ड, सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन लिविंग इन अ गोल्डन एज। अब मेंस पॉइंटर हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, हमने इसका ओरिजिन ट्रेस किया, हमने इसका स्प्रेड देखा, हमने देखा किसने टर्म कॉइन किया है, फिर हमने इसके मेंस पॉइंटर देखे और इंडिया में इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी पढ़ा। स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर बहुत बेसिक था, मैंने इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं करे हैं, बट आपको मोटा मोटा एक ओवरव्यू दिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी कि जो आर्टिस्ट आए ना, इस लेक्चर में आर्टिस्ट का काफ़ी रोल रहा है। तो वो जो आर्टिस्ट आए उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, आर्टिस्ट्स के, पोएट्स जो भी थे, इनका रोल, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि इटली में ही क्यों हुआ, वाई नॉट इंडिया, वाई नॉट यूएसए। खैर यूएसए तो उस टाइम था भी नहीं, बट वाई इटली। तो इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मेरा इंस्टा फॉलो करके मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।